नमस्कार दोस्तों, क्या एक 70,000 किलोग्राम वेट वाला एयरक्राफ्ट भी किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर सकता है, इसे ऑपरेट कर सकता है? अगर इंडिया S-400 डील को कैंसिल कर देता है तो क्या अमेरिका F-35 को भारत को ऑफर करेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी नेवी और सबसे पावरफुल नेवी की बात की जाए तो वो अमेरिका की है। उनके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर किसी भी देश के ऊपर एक जबरदस्त न्यूक्लियर हमला तक कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी नेवी को संभालने के लिए जरूरी है कि समय समय पर उन्हें उनकी सप्लाईज समय से मिलती रहे। निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में ही 90 एयरक्राफ्ट तक को ऑपरेट कर सकते हैं, तो उनके लिए स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए। कभी कभी किसी खास मैकेनिक को भी बुलाना होता है। इसके अलावा खाने का सामान, एयरक्राफ्ट कैरियर के पार्ट्स, कई सारी चीजें समय समय पर एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचनी चाहिए। यही चीज डिसाइड करेगी कि एक सक्सेसफुल मिशन हो पाएगा या नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिलीवरी के लिए कैरियर ऑनबोर्ड डिलीवरी एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है। पहले अमेरिका ग्रूमैन C-1 ट्रेडर को इस्तेमाल करती थी। यह कुछ जरूरी सामान, दवाइयां, एयरक्राफ्ट के पार्ट वगैरह को लेकर आ जाता था, लेकिन इसकी रेंज काफी कम थी और पेलोड कैपेसिटी तो और भी कम थी। अब इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढें? या तो लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसी कंपनीज के पास जाएं, उन्हें इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट दें और उसके बाद फिर कस्टम बिल्ट ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया जाए। लेकिन इसमें समय काफी लगता और काफी सारा पैसा भी लगाया जाता। बड़े आकार के शिपमेंट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर तक समुद्र में ही पहुंचाने के लिए यूएस नेवी ने एक शॉर्टकट ढूंढा। उन्होंने एक नया एयरक्राफ्ट बनवाने की जगह पहले से उड़ते आ रहे 4 इंजन वाले C-130 हरकुलस को ही इस काम के लिए उपयुक्त पाया। KC-130F रिफ्यूलर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतारा जाएगा तो इतने बड़े जहाज के लिए अरेस्टिंग केबल ठीक से काम नहीं करेगी। साथ ही इन्हें इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाता है कि अरेस्टिंग केबल के झटके को ये बर्दाश्त कर सकें। लेकिन फिर भी KC-130 में बहुत ही माइनर चेंजेस किए गए ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर सके। इसके लिए इसमें एक छोटा नोज लैंडिंग गियर लगाया गया। इसके ब्रेकिंग सिस्टम को बदला गया ताकि यह फ्लाइट डेक पर स्किड ना करने लग जाए। इस काम के लिए जिस पायलट को चुना गया, उन्हें जब यह बताया गया कि C-130 को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतारना है तो पहले तो उन्होंने समझा कि यह एक मजाक है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैसे उतर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सीधा चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस की तरफ से उन्हें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं तो उन्हें इसकी तैयारियां करनी पड़ी। ये एक फाइटर पायलट थे और एक अजीब बात यह थी कि उन्होंने इससे पहले 4 इंजन वाला प्रॉप एयरक्राफ्ट कभी उड़ाया ही नहीं था। यानी अगर वो सफल भी होते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि C-130 को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सप्लाईज देने का काम मिल ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर वो फेल होते हैं तो सीधा सीधा उस विमान के साथ वो समुद्र में जा गिरेंगे, यानी कि उनकी मौत होना निश्चित है। लेकिन फिर भी 1963 में उन्होंने ऐसा कर दिखाया। कुछ ही दिनों में उन्होंने 21 बार फुल स्टॉप लैंडिंग की, वो भी बिना किसी अरेस्टिंग गियर के। साथ ही 21 बार अनअसिस्टेड टेक ऑफ किया। नेवी के अधिकारियों को जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन C-130 ने किया। जब इसे काफी कम कार्गो के साथ उतारा गया तो यह मात्र 267 फीट के अंदर अंदर रुक गया। और जब इसे मैक्सिमम पेलोड यानी कि जब इसका पूरा वजन 70,000 किलोग्राम था, उस समय भी यह 460 फीट के अंदर रुक गया। जब इसे मैक्सिमम पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ाने की बात आई तब भी यह मात्र 745 फीट से टेक ऑफ कर गया। कई बार तो यहां तक भी रिस्क लिया गया कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारा गया और उसी पोजीशन से जहां पर यह एयरक्राफ्ट रुका है वहीं से ही इसको अब टेक ऑफ करना था, और ऐसा भी इसने करके दिखाया। C-130 की खास बात है कि यह बहुत स्टेबल रहता है और साथ ही इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। अब यह साबित हो चुका था कि C-30 बिना किसी खास बदलाव के हैवी लिफ्ट कैरियर ऑनबोर्ड डिलीवरी एयरक्राफ्ट के रूप में काम कर सकता है। इसकी रेंज भी 3,800 किलोमीटर तक है, जिससे यह आसानी से काफी दूर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर तक भी सप्लाईज, एयरक्राफ्ट के पार्ट वगैरह लेके पहुंच सकता है।
इतनी सफलता के बाद भी C-30 एयरक्राफ्ट को ऑनबोर्ड डिलीवरी एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं चुना गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। अगर इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर उतरता है तो उससे पहले डेक के ऊपर मौजूद सभी हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को वहां से हटाना होता है। दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि इसके विंग्स काफी चौड़े थे और इस वजह से यह कंट्रोल टावर से टकरा सकता था। अगर ऐसा होता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर को कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, इसके रडार सिस्टम फेल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो जाएगा। इसी रिस्क को कम करते हुए C-130 को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नहीं लगाया गया। इसी समस्या को दूर करने के लिए ग्रूमैन C-2 ग्रेहॉर्न को इस काम के लिए लगाया जाता है। यह केवल 5000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है या 26 पैसेंजर्स को भी एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि इसकी विंग्स C-130 से कहीं ज्यादा छोटी है और इसे अरेस्टिंग केबल के माध्यम से रोका जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जगह की काफी कमी होती है, इसी कारण इसकी विंग्स फाइटर जेट की तरह ही मुड़ सकती है, जिससे यह बेहद कम जगह ही लेता है। दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले भाग में। देवजीत साहा जी का सवाल है कि अगर इंडिया S-400 डील को कैंसिल कर देता है तो क्या अमेरिका F-35 को भारत को ऑफर करेगा। देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस समय दुनिया का सबसे लॉन्ग रेंज का और सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 4 अलग अलग तरह की मिसाइल्स इस्तेमाल होती है। सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल 380 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स व हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अमेरिका F-35 को S-400 से दूर ही रखता है। S-400 में कई अलग अलग रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, जिससे यह F-35 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट को भी ट्रैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एक भी F-35 इस तरह से S-400 का शिकार बन गया तो इससे दुनिया भर में F-35 की मार्केटिंग पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और फिर काफी सारे देश F-35 को खरीदने से पीछे हटने लग जाएंगे। यानी अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इसी कारण जब टर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया, उसे F-35 देने से मना कर दिया। हालांकि टर्की ने कुछ एडवांस पेमेंट भी कर रखी थी और टर्की F-35 के कुछ पार्ट्स को भी बना रहा था। अब बात करते हैं भारत की। भारत नेटो ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसलिए F-35 भारत को ऑफर नहीं किया गया। अमेरिका चाहता है कि भारत MMRCA में पहले 114 मॉडिफाइड F-16 या कहें कि F-21 या FA-18 सुपर हॉर्नेट को खरीदे, उसके बाद ही F-35 को ऑफर किया जाएगा। यानी एक तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही है। अब जब भारत भी टर्की की तरह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका F-35 को S-400 के सामने नहीं रखने देगा। लेकिन अमेरिका को इससे कहीं ज्यादा चिंता चाइना को लेकर है। अमेरिका कैसे भी चाइना को रोकना चाहता है, चाइना को दबाव में लाना चाहता है और इसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही चाइना को टक्कर दे सकता है। तो अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को साथ लेकर क्वाड ग्रुप बना लिया जो चाइना को टक्कर देगा। इस क्वाड ग्रुप में भारत को छोड़कर बाकी तीनों देशों के पास F-35 स्टेल्थी फाइटर जेट मौजूद है। ऐसे में अगर इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए तो भारत को भी F-35 देना ही पड़ेगा। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि F-35 को भी जल्दी ही भारत को ऑफर किया जाएगा। वैसे भारत ने अभी तक अमेरिका से F-35 मांगा नहीं है। भारत खुद का 5.5 जनरेशन का M का स्टेल्थी फाइटर जेट तैयार कर रहा है, जिसकी पहली उड़ान 2026 में हो सकती है। इसलिए इस बात की भी काफी संभावना है कि अमेरिका F-35 को भारत को बेचना भी चाहे तो भारत इसे लेने से मना कर देगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।